हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केमिकल इक्विलिब्रियम की ये बेस है। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली हमें इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो अमाउंट्स हैं या एक्टिव मास है उसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। आज के लेक्चर को आपने एंड तक देखना है क्योंकि लेक्चर के एंड में मैंने एंट्री टेस्ट से रिलेटेड जेईई, नीट, एमडी कैट, ई कैट, फंग के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इस टॉपिक को मज़ीद क्लियरली समझ सकेंगे। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ मास एक्शन, इस लॉ को प्रपोज किया सीएम गोल्डबर्ग ने और पी वेग ने इन 1864 में। ठीक है, ये लॉ बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है, ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है किसके दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मैसेज के दरमियान। इस लॉ के मुताबिक कि रिएक्शन की जो रफ्तार है वो रिएक्टिंग स्पीशीज़ के एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपली हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। मतलब क्या है कि एक्टिव मास इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये एक्टिव मास होता क्या है। एक्टिव मास क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो वाला मास है जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा होता है। ठीक है, सिंपली आप इसको क्या कहेंगे कि वो वाला मास जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसे आप एक्टिव मास कहते हैं। और केमिकल इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर डेसीमीटर क्यूब एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब का हो तो उसके अंदर जो अमाउंट होगी सब्सटेंस की, रिएक्टिंग सब्सटेंस की मोल्स में, आप उसे क्या कहेंगे, एक्टिव मास कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एट इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक रिएक्शन मिक्सचर है। इस रिएक्शन मिक्सचर की अमाउंट है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, या फिर ये किसके इक्वल है, 1 लीटर के। 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब सैंपल के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, आप इन मोल्स को आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे एक्टिव मास। एक्टिव मास को स्टूडेंट्स ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल है। एक्टिव मास फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम पे आप डिवाइड कर दें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये एक्टिव मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एक्टिव मास है, तो लिहाजा आप इस अमाउंट को, एक्टिव मास को, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब एक्टिव मास लिक्विड का जो होता है वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि गैसेस का एक्टिव मास उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या आप कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो एक्टिव मास है, किसी भी गैस का जो एक्टिव मास है वो किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। बात की समझ लग गई। जबकि स्टूडेंट सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है CaCO3, अगर हम इसके एक्टिव मास की बात करें यानी कि ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये क्या बन गई, मोलर कंसंट्रेशन। ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कांस्टेंट होती है और ये सॉलिड की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कहता है 20 ग्राम कास्टिक सोडा है,
इसको डिज़ोल्व किया है 5 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, तो कास्टिक सोडे का एक्टिव मास क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ NaOH, इसका मास कितना है जी 20, कास्टिक सोडे का मोलर मास कितना होता है 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 40 के इक्वल आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 या आप इसको 0.5 लिख सकते हैं। अब एक्टिव मास फाइंड करना है हमने, तो एक्टिव मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम पे, कितना है जी 5, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अल्फा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह आपसे कहा जाता है एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl। HCl का एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन क्या है। तो स्टूडेंट सिंपल HCl के गिर्द ब्रैकेट लगा दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्टिव मास को। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये किसके इक्वल आ गया 36.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बात की समझ लगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आंसर फिर क्या बनता है, चार्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। ओके हो गया जी। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास A और B रिएक्टेंट्स हैं जो कि गैसियस फेज में हैं, C और D प्रोडक्ट्स हैं। A, B, C, D की जो एक्टिव मैसेज हैं अगर इनको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें तो ये इनके एक्टिव मास का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टिंग स्पीशीज के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ऊपर वाला एरो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फॉरवर्ड रेट को, जबकि नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स को। तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A और B की एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस साइन को खत्म करेंगे तो ये कांस्टेंट लगा देंगे KF, ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C और D के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के। इस साइन को खत्म करेंगे तो ये KR लग गया। तो अब हमारे पास जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे आप पुट करें, KF A की कंसंट्रेशन, ये आगे B की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KR, C की कंसंट्रेशन, ये D की कंसंट्रेशन। अब आप क्या करें, इसमें KR को इधर डिवाइड कर दें और A और B को इधर डिवाइड कर दें, तो ये KF ओवर KR इज इक्वल टू आ गया C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन ओवर A की एक्टिव मास, B की एक्टिव मास का प्रोडक्ट। अब ये जो KF ओवर KR है ये बेसिकली KC के इक्वल है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखिएगा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और रिवर्स रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जबकि प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट ओवर रिएक्टिंग की एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट, इसकी रेशियो को आप क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो KC है ये KF ओवर KR के इक्वल है। ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KC चेंज होगा, वैसे चेंज नहीं होगा। और ये डिपेंड नहीं करता प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन या कैटालिस्ट। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में कहा जाए कि प्रेशर को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया या डबल किया है, या वॉल्यूम प्रेशर को इंक्रीज, डिक्रीज या डबल किया है, या कंसंट्रेशन को चेंज किया है, या कैटालिस्ट ऐड किया है, तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। जबकि QC ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट, इसकी रेशियो है ये। और ये बेटे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, कंसंट्रेशन पे। इनमें से किसी को भी चेंज करें आप तो क्या होगा, QC की वैल्यू वेरी कर जाएगी। बात की समझ लग गई। तो ये दोनों फैक्टर स्टूडेंट याद रखने हैं। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि QC क्या है, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और ये इन फैक्टर्स को चेंज करने से वेरी हो सकती है। याद रहेगा स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो KC के एक्सप्रेशन प्रीवियस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट। ठीक हो गया। इस रेशियो को KC के इक्वल कर दिया। अगर हमें किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट गिवंस हों, जैसे कि यहाँ पे A के मोल्स
बी के मोल्स बी हैं, सी के मोल सी हैं, डी के मोल डी हैं, ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर्स हैं ये कोएफिशिएंट हैं, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें कोई नंबर लिखा होता है, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका केसी कैसे लिखेंगे कि ये जो मोल्स होंगे ये बेसिकली इस ब्रैकेट की पावर बन जाएंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट का एक्सपोनेंट बन जाएंगे ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन को। तो ये मैंने सी लिख दिया, ये नीचे सी आ गया, प्रोडक्ट ऊपर उसके मोल्स आ गए, इसी तरह डी ऊपर डी आ गया, इस तरह ए आ गया, बी। तो ये स्टूडेंट आपको तीनों एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए। अगर हमारे पास ये ए बी सी डी गैसियस मिक्सचर हो तो फिर इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, जैसा कि ये है कि पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का ऊपर फिर नीचे रिएक्टेंट का। तो ये P पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, C प्रोडक्ट को, और C जो है छोटा ये इसके मोल्स को। इसी तरह ये D और D की ये पावर, इसी तरह A और ये A की पावर, और इसी तरह ये B और B की पावर, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं कि जैसा ये देखें 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनाते हैं। इसका कैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 ही आएगी क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। इसी तरह आयोडीन और नीचे क्या आएगा, HI का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये वाला रिएक्शन ऐसे लिखा जाए तो फिर ये क्या आ जाएगा, H स्क्वायर HI का स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन की एक्टिव मास और ये आयोडीन की एक्टिव मास, ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कि 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका केसी एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, ये नाइट्रोजन की पावर 1, हाइड्रोजन की पावर 3 और अमोनिया की पावर 2 आ जाएगा। और अगर ये रिएक्शन इस तरह लिखा हो तो फिर इसका के कैसे आ जाएगा, ये अमोनिया की पावर 2 क्योंकि ये प्रोडक्ट है, नीचे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर आपसे स्टूडेंट पूछा जाए कि K1 और K2 में रिलेशनशिप क्या है, तो अगर आप गौर करें कि इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, K2 को रिवर्स कर दूं या मैं K1 को रिवर्स कर दूं, तो ये दोनों रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, एक तरह के हो जाएंगे। यानी कि K1 को अगर रिवर्स कर दें तो ये अमोनिया का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि K2 और K1 में ये रिलेशनशिप बन रहा है कि K2 किसके इक्वल होगा, 1/K1 के इक्वल होगा। बात की समझ लगी। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें हाफ मोल नाइट्रोजन है, 3/2 हाइड्रोजन है और NH3 है। ये 2 से कैंसिल N बन गया, ये 2 से कैंसिल ये HK3 हो गए। तो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इसका K3 जो है ये किसके इक्वल होगा, अमोनिया की एक्टिव मास की पावर 1, नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी हाफ और हाइड्रोजन की 3 × 1/2। ऐसे ही है, इसको हम इन मोल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 × 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ K3 विद K2 एंड K1, तो आप ये देखें कि अगर मैं K2 का अंडर रूट ले लूँ, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1/2 के इक्वल होता है ना। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी ना। इसी तरह इसका अंडर रूट क्या बन जाएगा, 1/2 और इसका अंडर रूट 3/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि K2 का अंडर रूट जो है वो K3 के इक्वल है। तो ये रिलेशनशिप बन रहा है। और अगर K3 का K1 से रिलेशनशिप देखें तो फिर क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, इस सारे को इनवर्स में ले जाएंगे, यानी कि 1/K1 हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो ये अमोनिया ऊपर चला जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो अब इसका आप अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका अंडर रूट बन जाएगा और इसका 3/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि K1 और K3 में रिलेशनशिप क्या बनता है कि K3 बराबर है अंडर रूट 1/K1। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपको 2 रिएक्शंस गिवन हो सकते हैं और पूछा जा सकता है बताएं कि इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो आपने स्टूडेंट देखना है कि इनके आंसर क्या क्या बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें सब बच्चे, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर आप इनको खुद सॉल्व कर सकते हैं तो देखें ज़रा, अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो मैं आपके सामने सॉल्व भी कर देता हूँ जी। सबसे पहले स्टूडेंट देखें सब बच्चे अगर गौर से, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच विल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन है, तो कहते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दें,
प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें या कंसंट्रेशन को। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ स्टूडेंट डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी करेगा, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ली। ठीक होगा स्टूडेंट। इसी तरह कहता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क इज। मोलर कंसंट्रेशन का स्टूडेंट दूसरा नाम क्या है, एक्टिव मास। तो ये देखें एक्टिव मास हमने फाइंड करना है नाइट्रोजन का, तो आप सबसे पहले क्या करें, इस मास को नाइट्रोजन के मोलर मास पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ गया 2, तो ये नाइट्रोजन के मोल्स आ गए। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं 2, और वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 2/1 किसके इक्वल आ गया जी 2 के, तो ये 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, चार्ली। इसी तरह स्टूडेंट आपसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और कहा गया है कि इफ़ K1 and K2 are equilibrium constant of reaction A and B, what is the relationship between K1 and K2। अब देखें जी, एक A रिएक्शन है SO2 प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन और ये बन गया SO3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। आप K1 का एक्सप्रेशन लिख लें जी, क्या बनता है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास ओवर रिएक्टेंट का एक्टिव मास, ये 1/2 आ गया। इसी तरह जो B है इसका पार्ट, ये वाला, ये क्या बनता है जी इसका, ये है जी 2SO3 रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। इसका भी आप लिख लें जी, K2 किसके इक्वल आ रहा है जी, ये आ गया SO2 का एक्टिव मास की पावर 2, ऑक्सीजन आ गया और ये नीचे क्या आ गया SO3 का स्क्वायर। अब उसने पूछा है कि K1 और K2 में रिलेशनशिप क्या है। तो अब स्टूडेंट आप क्या करें कि इस इक्वेशन को रिवर्स कर लें या इस इक्वेशन को रिवर्स कर लें। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं, K2 को जो है वो रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि ये 1/K2 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा SO2 का स्क्वायर O2 ओवर SO3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हो जाएं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये SO2, ये O2 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 और इसी तरह स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा SO3। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो क्या हुआ है, हमने क्या किया है कि इस इक्वेशन को जो है वो रिवर्स कर लिया है। सॉरी, इसको रिवर्स करना था, रिवर्स नहीं मैंने किया, इसको पहले रिवर्स कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी SO3 का स्क्वायर ओवर ये क्या आ गया SO2 का स्क्वायर और ये O2 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका इन्वर्स 1/K2। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, इसका 1/2 पावर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि K1 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट 1/K2 के इक्वल कर लें, या फिर आप क्या करें कि इसका स्क्वायर ले लें, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आंसर फिर क्या बन रहा है, अल्फा आंसर बन रहा है कि K1 का स्क्वायर बराबर है 1/K2 के, यानी कि इसका स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि K1 का स्क्वायर जो है 1/K2 के इक्वल है। ओके होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc4 रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट सॉलिड्स होते हैं उनके एक्टिव मास की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आप सब बच्चे, तो CaCO3 जो है ये क्या है स्टूडेंट, सॉलिड है, ये डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है और CO2 जो है ये गैसियस स्टेट में है। तो इसका Kc अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, CaCO, इसी तरह CO2 आ जाएगा और इसी तरह स्टूडेंट ये CaCO3 आ जाएगा। अब जो सॉलिड होते हैं इनकी एक्टिव मास की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको आप 1 पुट कर दें और यहाँ पर भी 1 पुट कर दें, तो क्या बचेगा, Kc किसके बराबर आ जाएगा,
CO2 की कंसंट्रेशन। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अल्फा आंसर होगा। ओके होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह कहता है इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2AB A² प्लस B2 इज 49, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर AB। अब कहता है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है जी, ये देखें सब बच्चे, 2AB, ठीक है, रिवर्सिबल है और बनता है क्या, A2 और B2। इसके K1 की वैल्यू क्या है जी, 49। ठीक हो गया। आप इसका क्या करें जी, इसका K1 का एक्सप्रेशन लिख लें। ये आ गया A2, ये B2 और ये AB का क्या आ जाएगा, एक्टिव मास का स्क्वायर, ये बराबर किसके आ गया, 49 के। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा रिएक्शन है वो क्या है जी कि AB डिसोसिएट होता है और बन जाता है हाफ मोल A2 और हाफ मोल ही क्या बन जाता है, B2, और इसका K2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसका K2 लिखें, तो K2 किसके इक्वल आ जाएगा जी, A2 का 1/2 और इसी तरह B2 का 1/2 और इसी तरह स्टूडेंट AB आ गया। ओके हो गया। अब देखें स्टूडेंट, तब बच्चे कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन इस जैसा बनाना पड़ेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन इस जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसका अंडर रूट लेना पड़ रहा है, इसका भी अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, जबकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसका मतलब है K1 का अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो जी K1 का अंडर रूट ले लें तो इसका मतलब है हमें 49 का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, जो किसके इक्वल है, 7 के। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, बीटा। ओके हो गया। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर रिएक्शन 2x + y डबल एरो z एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा जी, z प्रोडक्ट है ऊपर आ जाएगा, नीचे x के एक्टिव मास का स्क्वायर साथ y, तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, चार्ली। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर को गौर से देखें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर आपको गिवन है, आप किसी भी वक्त जो है वो मैसेज करके व्हाट्सएप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किसी को नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।